हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड नाउ न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर विवादित बयान कहीं ना कहीं बीजेपी को रास नहीं आ रहा है और उनका ये बयान अब कहीं ना कहीं उनके लिए भी सिरदर्द बन चुका है। आज का चर्चा का विषय हमारा यही है और इस विषय में हमारे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद, पॉलिटिकल एनालिस्ट और सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सुनील शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। नमस्ते अंकित। सर, इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अंकित, बात एक है कि राजनीति के अंदर बयानबाजियां बहुत ही लाजमी है, बहुत ही स्वाभाविक है। मगर इसके अंदर दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए था। बोलने वालों को भी संयम रखना चाहिए था। मगर सबसे बड़ी बात है कि सरकार, क्योंकि आप मान लीजिए ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे होती है, तो सरकार से उदारता की आपको ज्यादा अपेक्षाएं होती है। सरकारों को ज्यादा उदार होना चाहिए और ज्यादा इस बारे में उन्हें क्षमाशील होना चाहिए था। और अगर किसी आदमी ने अगर आदमी ये भी कह रहा है कि उसकी स्लिप ऑफ टंग है, या छोड़िए, मैं तो कहता हूँ एक इंटेंशनली उन्होंने सटायर किया। राजनीति में सटायर, व्यंग वगैरह चलते रहते हैं और इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री या उनके जो समर्थक हैं उनको इतना ज्यादा इस पे हार्ड स्टैंड लेना चाहिए था। इसको आप जनता के दरबार पे भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो अदालत है हिंदुस्तान में, किसी भी जमहूरियत में, किसी भी लोकतंत्र के अंदर, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, वो तो जनता की अदालत होती है। अगर उन्होंने कुछ फाउल लैंग्वेज बोली है तो लेट पीपल डिसाइड, लोगों को आप डिसाइड करने दीजिएगा। 2024 के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इस साल भी बहुत सारे राज्यों के अंदर चुनाव है, तो जनता को आप डिसाइड करने दीजिए, बजाय कि उनके ऊपर एफआईआर की जाए, मल्टीपल एफआईआर की जाए। ये पिछले दिनों में एक विचित्र सी एक बात आ गई है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इस दोष के अंदर सभी पार्टियां मुलव्विस हैं, सभी पार्टियां इसके अंदर शामिल हैं कि एक बयान आता है और उसके ऊपर एक चेन ऑफ एफआईआर आप दर्ज करा देते हैं। तो मैं मानता हूँ ये एक कानून का भी एक दुरुपयोग है और राजनीति के अंदर एक जो दरिया दिली दिखानी चाहिए प्रधानमंत्री जैसे बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए इंसान को, वो शायद दरिया दिली कहीं दिखाने से वो चूक गए। हो सकता है कि कुछ लोगों को जो ये कहें कि साहब आप प्रधानमंत्री हैं, आप उनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। मगर देखिए, लोकतंत्र के अंदर होली काऊ कोई भी नहीं होता। हर आदमी के खिलाफ बोला जा सकता है, उसके ऊपर व्यंग भी कसा जा सकता है। और हिंदुस्तान में तो एक परंपरा है, अगर आप भारतीय परंपरा की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर राजाओं के खिलाफ बोलने की, सम्राटों के खिलाफ बोलने की, उनके खुद के दरबारों के अंदर बोलने की परंपरा है। अगर आप राम राज्य की बात करते हैं तो राम और जबाली संवाद एक है, जहां जबाली राम के सामने ही राम के कॉम्पिटेंस के ऊपर बात करते हैं। राम उससे ऐसा नहीं उसको जेल भेज देते हो या उसे एफआईआर दर्ज कर देते हो। कृष्ण के जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है उद्धव, वो लगातार कृष्ण की बहुत सारी जो चीजें, उनकी जो डिवाइन जो उनकी वो थी कि भाई कृष्ण के बारे में एक सर्व मान्यता कि भाई वो साक्षात ईश्वर है, उद्धव उनके सामने इसको रिफ्यूट करते हैं। मगर बावजूद इसके ऐसा नहीं है कि उन्होंने उद्धव को जेल भेज दिया हो, बल्कि उद्धव से उन्होंने दौत्य कर्म का काम लिया। जब ऐसा संकट आया तो उन्होंने उद्धव का, उद्धव तुम जाओ। तो मैं मानता हूँ कि इस बारे में थोड़ा सा दरियादिली दिखानी चाहिए थी, आलोचनाओं के लिए सहिष्णु होना चाहिए था। और शायद ऐसा कुछ होता तो मैं मानता हूँ भारतीय लोकतंत्र ज्यादा मजबूत। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। लेकिन अमित शाह जी का भी एक बयान आया सुनील जी। उन्होंने कहा है कि देश में इस मुद्दे को लेकर काफी गुस्सा है और यही चीज को देखा जाए तो 2024 में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो सुपड़ा है वो साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं अमित शाह जी के? देखिए, अमित शाह उसको बहुत ज्यादा उसको ओवर रेटेड कर रहे हैं इस बयान को। ये एक सामान्य सी बात थी और एक व्यंग था, और व्यंग के पीछे जो है, क्योंकि गौतम अडानी के बारे में एक बहुत बड़े जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि गौतम अडानी क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां राज्य आश्रय से या राज्य स्टेट के सपोर्ट से उन्होंने अपनी वेल्थ को बहुत ज्यादा बड़ा बना लिया है। तो ये बेसिकली इस बयान को अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें कि वहां वो ये कहना ये चाहते थे कि भाई जो उन्होंने गौतम अडानी के लिए कहा, गौतम दास, तो वो ये कहना चाहते थे कि भाई आप जेपीसी आप नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग थी विपक्ष की और उसको मोदी सरकार नहीं ला पा रही थी। तो अगर किसी ने एक व्यंग कस दिया है तो उसको मेरी राय में हंसी में उड़ा देना
ज्यादा उपयुक्त था। बल्कि सच बात तो है कि जिन्होंने नहीं सुना था इस बयान को, तो उनको भी एक जिज्ञासा जागी कि भाई आखिरकार पवन खेड़ा ने कह क्या दिया है। तो मैं मानता हूं कि देखिए, और फिर दूसरी बात है, जनता की अदालत तो सबसे बड़ी अदालत है, उसके लिए छोटी छोटी जो FIR जो करने की जो मनोवृत्ति पिछले सालों में आई है, मैं मानता हूं कि ये नहीं होनी चाहिए थी। और फिर दूसरी बात एक और है अंकित, मैं आपसे और आपके दर्शकों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि उसी दिन अमृतपाल भारत की एकता और अखंडता के ऊपर बात करते हैं, मगर उसके ऊपर सरकार नहीं चेतती, उसके ऊपर सरकार कोई बात नहीं करती है। कुछ लोग तो अभी मान रहे हैं कि ये भिंडरावाला सेकंड पार्ट बनने जा रहा है। अब यहाँ प्रश्न एक है कि राष्ट्र के खिलाफ कोई बयान दे रहा है और उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होती, उसको कोई गिरफ्तार करने की बात नहीं होती, मगर व्यक्ति इतने बड़े हो गए कि अगर व्यक्ति के खिलाफ अगर आपने थोड़ा व्यंग भी कर दिया तो आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करें। तो अच्छी तरह समझिए, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है जब आप कुछ लोगों को महानायक बना देते हैं और उनके खिलाफ बोलना आपको ऐसा लगता है नाक वाजक गुजरना लगता है, उनके खिलाफ बोलना आपको लगता है देश के खिलाफ बोलना। तो ये एक मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं होता। अमृतपाल जो बोल रहे हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और पवन खेड़ा को आप हवाई अड्डे पे ऐसे उतारते हैं जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी हो। मैं मानता हूं कि ये ओवररेटेड है, एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा किया है जिसको किसी भी इवन जो सिंसियर जो BJP के भी समर्थक हैं, मैं नहीं मानता वो भी इसको कुछ समर्थन करने वाले हैं। और अगर सरकार इसी ढंग से अगर चलती है तो मुझे लगता है कि खुद जो है सरकार, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी डेमोक्रेसी के लिए उसकी जो कमिटमेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो कमिटमेंट है, वो क्वेश्चन हो रही है। तो मैं मानता हूँ सरकारों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और अमित शाह हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ चुनाव में क्या नतीजे निकलने जा रहे हैं, हो सकता है BJP जीत जाए, मगर उसका कोई पवन खेड़ा के इस बयान से कोई ताल्लुक होगा उनकी जीत या उनकी हार का, मुझे नहीं लगता। ये उस चीज को बहुत ज्यादा ओवररेट करके मूल्यांकित करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने सुनील जी। दामोदर दास या गौतम, आपको सच में लगता है कि स्लिप ऑफ टंग है या फिर इसके पीछे का इंटेंशन कुछ और आपको लगता है? नहीं, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। देखिए, अगर आप इन वे देखें तो वो क्योंकि मैं पवन खेड़ा जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ एक बहुत ही सिंसियर और काफी समझदार से इंसान है। अगर उन्होंने बात बोली है तो वो कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते थे और वो मैसेज ये था कि वो दामोदर दास जी के लिए उतने कमिटेड हो या नहीं हो, मगर गौतम अडानी के लिए कमिटेड है। दामोदर दास जी क्योंकि हर व्यक्ति अपने पिता के लिए सबसे ज्यादा कमिटेड होता है, तो वो एक व्यंग था कि वो उनसे भी ज्यादा कमिटेड गौतम दास बन गए, गौतम के स्लेव बन गए। तो ये एक व्यंग था, इसको व्यंग के रूप में लिया जाना चाहिए था, इसको हंसी में उड़ा देना चाहिए था। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें हमें US से सीखना चाहिए, अमेरिका से सीखना चाहिए। जो बाइडन है कि बहुत सारे स्टैंडिंग कॉमेडियंस होते हैं जो बाइडन के खिलाफ रोज बोल रहे होते हैं, ट्रंप के खिलाफ बोल रहे थे, मगर मेरे ध्यान में कहीं भी ऐसा नहीं आया कि US के अंदर ऐसी कहीं भी कोई गिरफ्तारी हुई हो। इन द सेम मैनर अगर आप UK की भी बात करेंगे तो वहां भी प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर मीम्स भी बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर स्टैंडिंग कॉमेडियंस भी बोलते हैं, अपोजिशन भी बहुत सारी हास्य और व्यंग्य की बात करता है, मगर कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। मगर यहाँ एक बात है, देखिए मैं बहुत पुरानी बात करना चाहूंगा कि इस देश की तो नेवी एक गलत चीज पे डल गई है कि 26 जनवरी 1950 को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। 1950 में 26 जनवरी को हम 26 जनवरी मनाते हैं रिपब्लिक डे के दिन, केवल 14 दिन बाद ही एक पार्टी जो है हाईकोर्ट रोमेश थापर को के ऊपर जो गिरफ्तारी है उसको नल एंड वॉइड कर देता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे अपने एक मैगजीन के अंदर, क्रॉस रोड के अंदर। उसके बाद ऑब्जर्वर के ऊपर भी किसी ढंग के जो पाबंदियां थी उसको भी हाई कोर्ट ने रोक दिया। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व करने के लिए आ गया। दिलचस्प बात एक है कि उस पहले अमेंडमेंट को कांग्रेस ला रही थी, कांग्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व कर रही थी। मगर उस दिन इनके जो सबसे जो सर्वोच्च जो उस जमाने में नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने पार्लियामेंट में उस एक्ट पहले जो अमेंडमेंट है उसके खिलाफ भरसक बात की, बहुत दमदार ढंग से बात की कि भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं खत्म होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पार्टी कर्व करे, इट शुड बी स्टॉप। मगर आज विडंबना देखिए कि वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी जो उस दिन 1951 के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट को इस बात के लिए कह रही थी कि ये नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आत्यंतिक होनी चाहिए, आज उसी पार्टी के लोग
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी के लोग आज वही काम कर रहे हैं और आज कांग्रेस दूसरे रोल के ऊपर है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे थे आज वो कांग्रेस कह रही है कि एब्सोल्यूट होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोगों को बोलने का हक होना चाहिए, लोगों के उस बिना के ऊपर गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए थी। ये तो आज कांग्रेस कह रही है। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्लियामेंट के अंदर मई 1951 के अंदर ये कह रहे थे कि हर हालत के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसकी पार्टी के लोग आज गिरफ्तारियां कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अब यहां एक बात है कि दिलचस्प बात है कि भारत का जो पहला जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो फंडामेंटल राइट्स को कर्ब करने का था। और दिलचस्प बात यह है अंकित कि अमेरिका का जो पहला जो अमेंडमेंट था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, वो बिल्कुल रिवर्स था। वो कह रहे थे कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बन जाए उसको नल एंड वॉइड कीजिएगा, उसको इलीगल डिक्लेयर कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी और यूएस की डेमोक्रेसी के अंदर ये एक विरोधाभास है। उनकी शुरुआत राइट ऑफ बिल से स्टार्ट होती है और हमारी जो शुरुआत है वो राइट्स को कर्ब करने से होती है। और शायद यही हमारे लोकतंत्र का की सबसे बड़ी विडंबना है। मगर मैं मानता हूं कि जब जागे तभी सवेरा है। आज 75 साल है, अमृत का काल है भारतीय लोकतंत्र का। अब कम से कम हमें ज्यादा जनरस होना चाहिए, ज्यादा दरिया दिल दिखाना चाहिए। और ये मोदी सरकार इस चीज से चूक गई। मोदी सरकार को इस बारे में, खुद मोदी को इसमें आगे आना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि भाई ठीक है, जो भी है मैं पवन खेड़ा को खुद क्षमा करता हूं, मैं माफ करता हूं। मैं मानता हूं कि मोदी जी का अगर वो ऐसा करते तो लोगों तक जाता कि मोदी खुद बहुत ही एक सहृदय आदमी है, सूर्योदय आदमी है और क्षमाशील है और उनके अंदर क्षमा करने की एक अनन्य क्षमता है। तो मैं मानता हूँ मोदी इन चीजों से चूक गए हैं और जिनसे उन्हें नहीं चूकना चाहिए था। तो दैट वाज रियली बिग, मतलब मैं मानता हूँ उनका एक बड़ा लैप्स हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कहीं ना कहीं जो मोदी जी को एक क्षमा करने वाली जो आपने बात कही वो करना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता सुनील जी कि बयानबाजी का एक स्तर होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो बयानबाजी का स्तर है वो निचले स्तर पर ही पहुंच चुका है। एक स्तर होना जरूरी है। नहीं, देखिए बयानबाजी के स्तर के नाम के ऊपर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर भी मत कीजिए। ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर आपने सैकड़ों शब्दों को आपने अनपार्लियामेंट्री आपने डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी। और मैं मानता हूं कि अगर आप हर चीज को इसी बिना के ऊपर आप रीजन से डिक्लेयर करेंगे तो भाई भाषा के स्तर के नाम के ऊपर या आप बहुत सारे ऐसे राइडर्स लगा लेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक सफोकेटिंग चीज है। और मैं मानता हूं कि इसका निर्णय कि भाषा का स्तर आपका अच्छा है या बुरा है ये जनता पे छोड़ा जाना चाहिए। ये इसको क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एफआईआर के थ्रू आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप डेमोक्रेसी को सफोकेट कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। और वो मेरी राय में किसी भी शर्त पे नहीं होना चाहिए कि ये कह के कि आपने बयानबाजियों का स्तर गिर रहा है, आप लोगों को अगर आप विपक्षी दलों को बोलने से रोकेंगे, उनके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर करेंगे तो ये डेमोक्रेसी के लिए शुभ वाली बात नहीं है। और ये इसके परिणाम अंत में एक डिक्टेटोरियल एक रिजीम्स की तरफ हम बढ़ जाते हैं और जो ये मेरे राय में बहुत अच्छा नहीं होगा। पॉपुलर गवर्नमेंट्स हो, अगर आप 40 के दशक की बात करें, यूरोप में भी सारी सरकारें डेमोक्रेसी से आई थी, लोकतंत्र से, वोट से आई थी, मगर वो अपने विरोधियों के लिए सहिष्णु नहीं थे। तो उसके कारण आपने देखा कि जर्मनी में जो हुआ या इटली में जो हुआ, मैं मानता हूं कि ये एक डेस्पोटिक रिजीम नहीं है, एक डेमोक्रेसी है, एक खूबसूरत एक लोकतंत्र है भारत और ये खूबसूरत लोकतंत्र बना रहना चाहिए। बिल्कुल लोकतंत्र बना रहना चाहिए। सुनील जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर हम सब इस लोकतंत्र के कस्टोडियन है। आप भी इस लोकतंत्र के कस्टोडियन है, मैं भी इस लोकतंत्र का कस्टोडियन हूं। हम सबको कम से कम अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हम सब उसके सिपाही होने चाहिए। भले ही कोई कितना ही बड़ा महानायक हो, लोकतंत्र उसके चरणों में नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता। बहुत खूबसूरत बात आपने कही सुनील जी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी।